Hi. The sooner you lose your fear of failure, the faster you will grow. Today is 10th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी जब बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था महायान और हीनयान सेक्ट में। According to some Jain tradition, Jamali, who was son-in-law and first disciple of तीर्थंकर महावीर जी, वो रूलर जिन्होंने बिल्ड किया है कैलाशनाथ टेम्पल, द नेम इज राष्ट्रकूटा कृष्ण वन। अर्थ में सिरोही पॉइंट है, ये है अंटार्कटिका में। उन्मोक्ड रिवर है, ये क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली इसको ये स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन है शिमला में। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज कॉन्फर्ड बाय विच कंट्री? इन विच स्टेट इज द ओरांग नेशनल पार्क लोकेटेड? जलियांवाला बाग मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? The famous painting Bharat Mata painting was painted by which artist? Who founded the state of Hyderabad? Who founded the state of Hyderabad? So these are questions for today. आज की vocabulary है peer person. Peer person मतलब a person who belongs to the same age group or social group as someone else. स्कूल एजुकेशन में जब सेम क्लास में बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वो पीयर पर्सन होता है, पीयर लर्निंग होती है। अमेलियोरेट का मतलब होता है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, कोई चीज बड़ी खराब है उसको थोड़ा बेहतर बनाना। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है प्रेफरेंस है, स्पेशल लाइकिंग है फॉर समथिंग, किसी की तरफ झुकाव, अ बायस इन फेवर ऑफ समथिंग। इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब होता है वो चीज क्यूरियोसिटी जगा रही है, इंटरेस्ट कर रही है, फैसिनेट कर रही है। मेरिटोरियस का मतलब होता है डिजर्विंग रिवॉर्ड और प्रेज। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स मीटिंग का। ब्रिक्स मीटिंग, ब्रिक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं और ये देखते हैं कि 13th ब्रिक्स समिट में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। IIT's टॉप सेंटर्स रैंकिंग फॉर 2021, ये रैंकिंग रिलीज किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। NIRF विल हैव अ टॉक। फोर्ड ऑटोमोबाइल इंडिया से शट डाउन किया चेन्नई और सानंद प्लांट। इससे रिलेटेड जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना। कैपिटल टू सून गेट फर्स्ट यूनिक मल्टी लेवल पार्किंग है DTC बसेस के लिए। ये एक नई सिविलाइजेशन मिला है, 3200 ईयर्स ओल्ड है। थम्बीरा पारनी, ये मिला है दिस सिवा कालाई में। विल हैव अ टॉक। हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। कैचिंग अप है PLI फॉर टेक्सटाइल आइटम्स। द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, द फॉल आउट इन वेस्ट एशिया। नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स इज चेंजिंग, सिक्योरिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। प्रोग्रामर्स, और ये नया एयरक्राफ्ट अभी अक्वायर कर रहा है IAF C295। 2+2 मीटिंग है एयरक्राफ्ट्स का, अभी राजस्थान में रोड्स पे इमरजेंसी लैंडिंग का ट्रायल हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया पैरालंपिक कंटिंजेंट को। अब जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 2017 का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विल हैव अ टॉक। मास स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल है, अब ये फाइनेंस सेक्टर में आ रही है, फिनटेक में। इससे कंसर्न्स क्या है? विल हैव अ टॉक। देन आज मैपिंग में हम देखते हैं अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ के इंटीरियर में डिसकंटिन्यूटीज कौन सी है, और जब एक्सटीरियर में आते हैं तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, होराइजन। दिस इज CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. फर्स्ट न्यूज है ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंक्लूसिव, इंट्रा अफगान मतलब अफगान के अंदर ही, इंट्रा अफगान डायलॉग। 5 मेंबर ग्रुप अडॉप्ट करेगा काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो ये जो 13th ब्रिक्स समिट था,
ये अभी होस्ट हुआ वर्चुअली बिकॉज ऑफ कोविड-19 थ्रेट। इस पूरे मीट में जो बैकड्रॉप था डिस्कशन का था वो था सेंट्रल एशिया का सिक्योरिटी। जॉइंट स्टेटमेंट आया ब्रिक्स का और लीडर्स ने कहा जरूरत है टू चेक अटेम्प्ट्स बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू यूज अफगान टेरिटोरी एज टेररिस्ट सेंचुरी एंड कैरी आउट अटैक्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज। कि यहाँ पर टेररिस्ट अफगान को यूज करेंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड होगा, फर्टाइल ग्राउंड होगा, सेंचुरी सेफ हेवंस होगा, और यहाँ के लॉन्च पैड से जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे टेरर अटैक्स होंगे। तो ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऑन द सेम पेज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड अदर लीडर्स 13th ब्रिक्स समिट पे वर्चुअल मीटिंग में सबने एक ही बात कहा। इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेंसस अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन द नेबरहुड। दिस इज वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। तो ये वर्चुअल सेशन हुआ। अब जो ब्रिक्स की बात करें तो ये ब्रिक्स के लीडर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये करंट सेट ऑफ ब्रिक्स लीडर्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये है मिस्टर शी जिनपिंग, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, जायर बोल्सोनारो, नरेंद्र मोदी जी और ये सिरिल रामफोसा। दिस इज अफ्रीका। ये कंट्रीज हैं, ये है ब्राजील, ये है साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और रशिया। तो ये बन के बनाते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे हम देखते हैं ना, यूनाइटेड नेशन हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा डोमिनेंस है। तो जो नई इमर्जिंग इकोनॉमीज है, कंट्रीज है, इनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सो फॉर दोज कंट्रीज ब्रिक्स इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। ये एब्रिविएशन ब्रिक्स है। सितंबर 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पहली ब्रिक्स समिट हुई थी 2009। अब देखिए यहाँ पे एस नहीं है बिकॉज जो साउथ अफ्रीका है वो बाद में ऐड हुआ। तो पहले ये ब्रिक था, फिर ये ब्रिक्स बनेगा। ओके, तो ये फाउंडर है, फाउंडेड हुआ यूएन हेडक्वार्टर में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स टावर है शंघाई, चाइना में। मेंबरशिप आज की डेट में इसमें 5 मेंबर है। सो दिस इज ब्रिक्स। ब्रिक्स अभी बड़े बोल्डली ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन अफगानिस्तान में जो है इस पे एड्रेस करना जरूरी है। अर्ज द नीड टू अपहोल्ड राइट ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो ये जो बिकॉज इंडिया अभी इसको होल्ड किया, इंडिया लीड किया, तो दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग यहाँ पर बोला गया है। अब सी, ये जो कंट्रीज हैं इसमें चाइना भी है और रशिया भी है। तालिबान ने रशिया और चाइना दोनों को इनवाइट किया है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और दोनों की एम्बेसीज ओपन थी काबुल में। तो दैट इज वाई जो ब्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, कि वर्ल्ड में सेंट्रल एशिया में पीस, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। So we have to prepare a note on the BRICS organization, discuss its role in the changing dynamics of the world geopolitics. तो पहले कुछ पार्ट में अराउंड फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ में राइट डाउन अबाउट ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्विकली आप बताओ ब्रिक कैसे फॉर्म हुआ, ब्रिक का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, लाइक दैट। देन इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी क्या प्रोग्रेस रही, क्या अचीवमेंट रहा, और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ब्रिक्स की, बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा। देन जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वहां एड्रेस करना है चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की। जैसे अफगान का इशू है, जो रशिया है वो ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहा है, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, देन यूएसए वर्ल्ड पुलिस और वर्ल्ड अफेयर से रिट्रीट कर रहा है। तो इन सब चेंजिंग डायनामिक्स में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है, और बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी 13th जैसे इंडिया में हुआ ना, तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ब्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे सवाल आएगा। ओके, अब ये ब्रिक्स है। दूसरा है ये रैंकिंग से क्या होता है कि एक कंपटीशन आता है हु इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। बट ये रैंकिंग एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग होती है, फॉरेन रैंकिंग्स जो आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो अक्सर रिलीज करते हैं,
वो अक्सर बायस्ड होती है। बायस्ड होती है तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स कभी भी उसमें रैंक में आ नहीं पाते। ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग रिलीज की है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं और उसके हिसाब से दीज आर रैंकिंग्स फॉर दिस आईआईटीज। तो आईआईटीज टॉप सेंटर्स रैंकिंग फॉर 2021। सी दिस टेक्निकल एजुकेशन में सब आईआईटीज यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप पे है। जेएनयू दिल्ली इज 9th एंड बीएचयू वाराणसी इज 10th। आईएम अहमदाबाद टॉप में है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में। सो दीज रैंकिंग्स आर गुड, इससे एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, प्रोग्रेस होता है, बेटरमेंट की तरफ है। बट कंडीशंस अप्लाइड रैंकिंग फेयर, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड मैनर पे होनी चाहिए। जो उसके पैरामीटर्स हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। Ford. Ford to shut Chennai Sanand plant, 4,000 jobs on the line. This is again a disaster in automobile sector. फोर्ड प्लांट शट कर रहा है और फोर्ड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। फोर्ड इज वन ऑफ वेरी ओल्डेस्ट दिस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर फोर्ड। तो फोर्ड अपने प्लांट शट डाउन कर रहा है। दिस टेल्स कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये अभी कितने डिस्ट्रेस से गुजर रहा है। यूएस हेडक्वार्टर फोर्ड मोटर कंपनी है, इसने अनाउंस किया रीस्ट्रक्चरिंग, लॉस मेकिंग चल रहा था इंडियन ऑपरेशन, अंडर विच इट विल स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके भी अगेंस्ट जा रहा है। अब स्थिति ये क्यों हुई? स्थिति ये है बिकॉज डिस्ट्रेस है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है वो बहुत डैम्पन है। उसका रीज़न एक तो लॉकडाउन कोविड-19 है, बट बिफोर कोविड भी ऑटोमोबाइल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था। रीज़न बीइंग कि एक तो फ्यूल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमोबाइल मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड रीज़न ये है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो व्हीकल खरीदने को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती है। और जब से ये ओला उबर जनरेशन आई है ऑटोमोबाइल सेक्टर और ज़्यादा डिमांड में नहीं आ रहा है। तो डिस्ट्रेस है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। कोविड-19 पैंडेमिक है। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रिक्स, ईवीज। सी जब से ये टेस्ला आया, टेस्ला ऑटोमोबाइल बैटरी ईवी, पहले जितने बड़े शॉट्स थे ना, बिग शॉट्स वगैरह, टोयोटा, फोर्ड, फोक्सवैगन, ये सारे, इस अकेले टेस्ला ने इन सबको बीट कर दिया है। टेस्ला आज की डेट में इनकी कंबाइंड कैपिटल से भी ज़्यादा इसका वैल्यूएशन हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रिन्यूएबल। एक तरफ तो फोकस वर्ड का ये हो रहा है कि जो पेट्रोल डीजल है वो पॉल्यूटिंग होते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आ गई। तो पीपल आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस इंटरनल कंबशन इंजन। रिन्यूएबल्स में ज़्यादा फोकस हो रहा है। थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है मैनेजमेंट फेलियर्स। जैसे एक टाइम था नोकिया, मोबाइल का मतलब नोकिया होता था, बट जब एंड्रॉयड आया ट्रांजिशन नहीं आया, हाई हैंडेडनेस दिखाया इन्होंने, प्रूडेंट नहीं थे। और कंपनीज भी क्या होती है कुछ टाइम बाद वो बहुत बिग हो जाती है, ब्लोटेड हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे फोर्ड का एक मूवी है, फोर्ड वर्सेस फरारी। व्हेन यू गेट टाइम हैव अ वॉच इट, दिस मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है। इसमें जो फोर्ड की फंक्शनिंग और मैनेजमेंट है ना, इस पे एक एक टेक लिया है कि मैनेजमेंट का फेलियर कैसे होता है। लैक ऑफ आर&डी और इनोवेशन, नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं हो रहा है और कंपटीशन पे ये सरवाइव नहीं कर पा रही है। जैसे कोरियन या फिर इंडिया मारुति वगैरह, इनसे ये कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। सो दीज आर द रीजंस फोर्ड ने शट डाउन कर दिया चेन्नई और सानंद प्लांट। प्रॉब्लम्स क्या होगी? वैसे ही जॉब्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, इसके जाने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। इससे रिलेटेड आगे एक सवाल देखेंगे। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। क्लैरिफाई स्टांस इन इंटरफेथ मैरिज केस, ये हाईकोर्ट ने कहा, गुजरात गवर्नमेंट। कल, आज गणपति बप्पा आ रहे हैं तो विनायका चतुर्थी है, तो कल द हिंदू का एडिशन नहीं आएगा, बट अपने लिए एवरीडे मीन्स एवरीडे, सो विल हैव दिस डिस्कशन समहाउ। देन दिस इज नेक्स्ट पेज और ये बात है, कैपिटल टू सून गेट फर्स्ट यूनिक मल्टी लेवल पार्किंग फॉर डीटीसी बसेस। सी शहरों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ये पार्किंग के लिए डीटीसी बसेस मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोविजन है, 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नई साइट मिली है, इसका नाम है थमीरा बारानी सिविलाइजेशन। ये करीब 3200 साल पुरानी है। तो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एंशियंट सिविलाइजेशन। तमिलनाडु में शिवाकाशी एरिया में ये मिला है। कार्बन डेटिंग हुआ यहाँ का सॉइल का, जो बरियल उन एक मिला था, और कार्बन डेटिंग में ये पता चला कि ये काफ़ी पुरानी है, 3200 ईयर्स ओल्ड है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग।
वैसे भी जो तमिल भाषा है ना, ये तमिल भाषा बहुत पुरानी माना जाता है, इवन ओल्डर देन संस्कृत बोलते हैं तमिल को। तो yielding a surprise, the rice with soil for the analysis was taken from this burial on found at शिवा कलाई। तो यहाँ पर ये बात है, नई सिविलाइजेशन का एक कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं। हैवी रेन कंटिन्यूज इन मराठावाड़, ये गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी। आप इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, आर्किटेक्ट थे मॉडर्न इंडिया के। आपने महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है इंडिया की इंडिपेंडेंस का। इंडिया की इंडिपेंडेंस और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, इसीलिए आपको भारत रत्न भी मिला था। आप मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रहे हैं 55 टू 61, और फिर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं यूपी के 1950 टू 1954 तक। तो गोविंद बल्लभ पंत जी, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया कंट्रीब्यूशन। ये एडिटोरियल है कैचिंग अप। कैचिंग अप में बात है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। रिमेंबर कुछ ही टाइम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीएलआई लेके आए थे कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। ये जो पीएलआई अभी जो नई बात चल रही है पीएलआई को इंसेंटिवाइज करने के लिए कहाँ पर? टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो इंडिया में जो कॉटन है, कॉटन वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से है। कॉटन जो है, कॉटन मतलब कपड़ा, इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था इंडिया। ब्रिटिशर्स आए, हमसे सीखा कॉटन वॉटन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, और इंडिया की जो कॉटन और जो क्लोथ इंडस्ट्रीज थी वो डिटीरियोरेट हो गई, वो डिपेंडेंट हो गई ब्रिटिशर्स में। तो हम एक्सपोर्टर से बन गए इम्पोर्टर, फॉरेन कपड़ा इंडिया आने लग गया। तो दैट इज़ वाई जब बंगाल डिवीज़न हुआ था तब इन्होंने क्या बोला था कि जो फॉरेन क्लोथ्स वगैरह है उसको बर्न करो, स्वदेशी पे फोकस करो। यहाँ जो बात है अगेन वो कॉटन की है, कॉटन मतलब टेक्सटाइल की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, और ये लार्जली होगा मैन मेड फाइबर, एक्सप्रेसली टारगेटेड एट द मैन मेड फाइबर एंड टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल। कल पढ़ा था ना हमने, टेक्सटाइल रिलेटेड, लाइक कोई स्पेसिफिक उसमें क्वालिटी है, लाइक ज्वलनशील नहीं है वो, या फिर स्मेल नहीं आती है, या फिर सोल्जर्स के लिए तो कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टी है। तो मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट, इन दोनों को फोकस करके ये आ रही है दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम क्या चाहते हैं? एक तो जैसे क्लोथ है ना, क्लोथ भी पहले कॉटन का होता था, अब फिर नायलॉन सिंथेटिक भी आने लग गया, तो अगेन चेंज विद टाइम। India's textile and clothing export, on the other hand, have continued to remain dominated by cotton and other natural fiber based product. अब दिस नया फाइबर कंट्रीब्यूट किया 30% ऑफ कंट्रीज दिस मच सेक्टर का एक्सपोर्ट। बात यह है कि जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लगता है। तो अगर अपन टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो सकती है, जैसे कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल है। तो फोकस यही है कि 40 MMF अपैरल प्रोडक्ट लाइंस बनाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो कैबिनेट ने ये जो इम्प्रूव किया है, दिस इज अगेन गुड गवर्नमेंट दैट द ग्राउंड हैज इनएक्सॉर्बली शिफ्टेड इन द ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड। ये जो एडवांसमेंट्स है टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड MMF में लाना जरूरी है। अब प्रॉब्लम अगेन वही आती है, स्कीम दिखती अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है। ऑन द फेस ऑफ इट द स्कीम अपीयर्स डिजाइन विद अ फेयर डील ऑफ थॉट, बट ऑपरेशनल सक्सेस होगी वो हिंज होगी कि जो ऑन्टरप्रनोर्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, वे द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन, स्पेशली एट द टाइम व्हेन द पैंडेमिक ने डिस्टर्ब कर दिया है और ले आया है अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी। तो वो वापस फ्रेश एक्सपेंडिचर करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात पे इसकी सक्सेस डिपेंडेंट रहेगी। इकोनॉमी जैसे प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर हम देखते हैं, लैंड देखते हैं, कैपिटल देखते हैं, और ऑन्टरप्रनोरशिप भी होता है उसमें, ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल कितना रेडी है, ऑन्टरप्रनोर्स कितना रेडी है, ये भी बताना पड़ेगा। टेक्सटाइल आइटम्स अगर देखें तो बजटरी सपोर्ट इतना है, डोंट गो फॉर दिस नंबर, जस्ट नो कि ये क्या क्या सपोर्ट दिया है, कि बजटरी सपोर्ट स्पेसिफिकली इतना ईयर मार्क किया है, नंबर्स इतना डिटेल में नहीं देखना है। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होगा? मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये कीवर्ड है, ये याद रखना है।
नई जो स्कीम आ रही है वो किस लिए है? मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये 3-4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया है, जिससे हमने पढ़ा ना, कॉटन टेक्निकल, कॉटन टेक्सटाइल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया है, डेटिंग बैक सेवरल सेंचुरी। हमारे यहाँ अनमैच्ड रॉ मटेरियल बेस है, जैसे कॉटन मिलता है। कॉटन कौन सी सॉइल को प्रेफर करता है? कॉटन। आंसर। यूनिक एडवांटेज है वैल्यू चेन में। हमारी यंग डेमोग्राफी है, जैसे कपड़े फैशन वगैरह है, न्यू क्लोथ्स वगैरह, तो मतलब कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है। ऑन्टरप्रनोर्स का माइंडसेट है इंडिया में। पर कैपिटा इनकम हमें राइज करना है। डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। ब्रांड्स लोग आजकल जानने लग गए। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट भी हम करें। फोकस रखें टेक्निकल टेक्सटाइल टेक्सटाइल में। अब ये कंपाइल किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये सब बातें बताया पीआईबी को। तो दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट कि इंडिया में टेक्सटाइल रिलेटेड पीएलआई क्यों इतना सक्सेस हो सकता है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आज हम इसको एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखते हैं। कुछ दिनों बाद हम इसके दूसरे जो एस्पेक्ट्स है, ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है दिस रिटर्न ऑफ द मुल्लास। तालिबान में जो हो रहा है, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सेम चीज यहाँ पे अहमद साहब ने भी लिखा है। अहमद साहब फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रहे हैं सऊदी अरेबिया के। तो आपको ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ज्यादा पता रहता है। इतना करियर जो डिप्लोमेट्स होते हैं, आप सऊदी में रहे हो, ओमान में रहे हो, यूएई में रहे हो, तो द पॉइंट इज कि ये जो फ्लैग्स रेज कर रहे हैं वो सही में कॉज ऑफ वरी है। और ब्रिक्स की मीटिंग में हमने ये देखा भी। While Pakistan takes a lead role, it is West Asia's influence that will shape the future of this beleaguered country. Beleaguered मतलब war torn है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। देन वेस्ट एशियन प्लेयर्स यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे आपने ये देखा पंजशीर वैली में, पंजशीर वैली की जो इथनिसिटी है ना, वो बेसिकली ताजिक ज़्यादा है वहाँ पे, ताजिक। तो ताजिकिस्तान का इनको सपोर्ट मिल रहा था, जिससे ये रेजिस्टेंस दे रहे थे तालिबान के दिस इन्वेजन का। यहाँ जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, उससे पंजशीर वैली में यहाँ डिफीट हुआ इनका, पंजशीर वैली का। तो जो ताजिक कम्युनिटी है ना, ताजिक कम्युनिटी का एक एंगल ईरान से भी आता है एथनिसिटी में। तो दैट इज वाई ईरान ने तुरंत यहाँ पे फ्लैग रेज किया था और कंसर्न्स रेज किए थे। सो एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जितना भी पावर स्ट्रगल है यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड ओनली पावर। देर इज नो अदर रिलेशन, देर इज नो अदर एंगल। ये पावर रिलेटेड स्ट्रगल यहाँ पे हो रहा है, टसल। और अब बिकॉज ये क्वागमायर बना, यूएसए ने पुल आउट किया। यूएसए के पुल आउट से क्या होगा? यहाँ एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा और एवरीबडी विल ट्राई टू फिल दैट वैक्यूम, और जो मैक्सिमम शेयर है अपना गेन करने की कोशिश करेगा। ऐसी चीज़ों में अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो ये सिचुएशन डेवलप करती है केओस, अनसर्टेनिटी, और फिर ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है टेररिस्ट एटसेट्रा का। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये सब चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डील करें। सेकंड जो आर्टिकल है वो भी बताया है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को आप डिफाइन कैसे करते हो? अक्सर सिक्योरिटी की बात आती है तो हमको ये समझ में आता है कि बाहर से कोई अटैक करेगा और हमें उससे फाइट करना है। सिक्योरिटी के डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं सिक्योरिटी। और जैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में यू नो द एनिमी, कि यहाँ इसकी आर्मी आ रही है, ये फोर्सेस आ रहे हैं, यू नो द एनिमी। सो उस केस में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत अच्छे से इन सब एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील करती है और डिफीट कर देती है। प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इंटरनल क्राइसिस में। जैसे चाणक्य ने भी कहा है कि कंट्री अगर फॉल होता है तो इट्स ओनली एंड ऑलवेज बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल केओस एंड फेलियर। दैट इज वाई सिविल वॉर इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एनी वॉर, इंटरनल फैक्शंस। तो नेशनल सिक्योरिटी में हमें जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो स्ट्रैटेजी ये तो है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंटर करें। एट द सेम टाइम जो इंटरनल हमारे यहाँ सोसाइटी में फिशर्स हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब इंडिया पे अटैक की बात आती है तो दे ट्राई टू यूज दीज फिशर्स, जो सोसाइटी में फिशर्स हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो वी शुड नॉट गिव देम this opportunity. So this is the national security discourse is changing. अब
चाइना का प्रेशर है, क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, काउंटर टेररिज्म हमें करना है, कोविड-19 एक दूसरा थ्रेट हो गया। तो सी ये सब एक थ्रेट है इंडिया के लिए, सब ये थ्रेट है, सिक्योरिटी चैलेंज है। द ओल्ड ऑर्डर इज कोलैप्सिंग, वर्ड अभी चर्न चल रहा है, अभी चर्न मच फास्टर देन द एबिलिटी ऑफ नेशन टू क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू वन। तो जब ट्रांजिशन फेज होता है, केओस होता है, तो वैसे ही उस टाइम पे हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन दिस नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी कंप्राइजेज नॉट ओनली वॉरफेयर एंड डिफेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होना चाहिए। जैसे श्रीलंका अभी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया तो उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हेल्थ सिक्योरिटी होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो सी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हमने देखे सिक्योरिटी के, डायमेंशंस की हेल्थ, इंफ्रा एटसेट्रा। ओके, सो द पॉइंट इज इस पूरे चीज को अगर हमें नेविगेट करना है तो हमें सिविलियन और मिलिट्री सिनर्जी होना भी जरूरी है। सिक्योरिटी केवल मिलिट्री का ही काम नहीं है, इसमें सिविलियन एफर्ट्स, हर नागरिक का एफर्ट जरूरी है, उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाके फिर कंट्री की सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज। द मैसेज इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इज चेंजिंग। डिफाइन इसको अब हमें ज्यादा वाइडली एलेबोरेट करके करना पड़ेगा। सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो? Then why has not marital rape been criminalized in India yet? This is high time this should be criminalized. Then where are the programmers? ये बात है, inadequate teaching has given rise to an aversion of programming across campuses. अक्सर कंप्यूटर इंजीनियर भी हो जाते हैं, लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, बट एप्लीकेशन में लैक करते हैं। वो मतलब रियल कोडिंग नहीं किया है, और जब तक रियल कोडिंग नहीं करेंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। बुकिश और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस भी होता है। इसराइल में स्पाइक हो रहा है कोविड-19 का, एंड दिस इज़ नो साइन ऑफ जॉइंट एक्शन, टू स्टिल मिसिंग, असम फेरी। ये नया कॉप्टर है, दिस इज प्लेन C-295, इंडक्शन क्रिटिकल है फॉर इंडियन एयरफोर्स से। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? एयरबस से ले रहे हैं। एयरबस मतलब यूरोप, एयरबस डिफेंस इन स्पेस स्पेन से आ रहा है ये। 56 नंबर आएंगे C-295 इंडक्शन। ये अच्छा क्यों होता है? बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर ट्रूप्स को ड्रॉप कराना है तो वो बहुत इजी होता है इस प्लेन के थ्रू। और अभी जो ये सीरीज ऑफ प्लेन थे वो करीब 30-40 ईयर्स पुराने हैं, तो अपग्रेड बहुत ज़रूरी था। तो इंडियन एयरफोर्स 56 एवरोज प्रोक्योर्ड इन द 1960s, सो अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा। द गुड थिंग इज कि जैसे 48 मंथ्स में कुछ प्लेन्स हैं, जैसे रफेल का पहले बात हुआ था, कुछ फ्लाई अवे कंडीशन में रहेगा, कुछ हम मैन्युफैक्चर करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। बट रफेल में ऐसा हो नहीं पाया, 36 के 36 ही फ्लाई अवे कंडीशन में आए। यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ प्लेन्स फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे और कुछ प्लेन्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इंडिया में हम प्रोडक्शन करेंगे। तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है ना, तो उससे हमारी को भी लर्निंग होती है, हमारी कैपेसिटी बिल्ड होती है। वी गेट टू नो वेरियस नो हाउ दिस बिल्डिंग बिल्डिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, और विच इज़ वेरी मच नेसेसरी। बिकॉज सिप्री की रिपोर्ट क्या बोलती है? इंडिया वन ऑफ द टॉप वेपन्स इम्पोर्टर है, मतलब सारा पैसा इम्पोर्ट में हमारा खर्च हो जाता है, और स्ट्रैटेजिक हमें डेप्थ भी नहीं मिलता है। तो 16 एयरक्राफ्ट तो ऐसे ही फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर होंगे, और जो बाकी होंगे वो टाटा कंसोर्टियम बनाएगा 10 साल के टाइम पे साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। C-295 MW 5 से 10 टन कैपेसिटी का होता है। इसमें रियर रैम्प डोर होता है, पीछे ऐसा रियर रैम्प डोर होता है, तो उससे क्विक रिएक्शन और पैरा ड्रॉपिंग ट्रुप्स का ईजी हो जाता है, कार्गो का। जैसे आर्मी वगैरह में भी पैरा होते हैं ना, पैरा, ये बड़े स्किल्ड माने जाते हैं, इलीट होते हैं पैरा ट्रूप्स, तो उनकी ड्रॉपिंग यहाँ पे इजी होगी। बाकी इसमें जो इंजन लगा है वो प्रैट एंड विटनी का इंजन है। 56 एयरक्राफ्ट जो भी आएंगे सब इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से अपडेटेड होंगे, सो दिस इज गुड। C-295 इंडक्शन क्रिटिकल है फॉर इंडियन एयरफोर्स। IT रिटर्न जो प्रॉब्लम चल रही थी सॉल्व हो गई है, बट डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है दिसंबर 31 तक। 2 डोजेज प्रिवेंट डेथ बाय 97.5%, ICMR चीफ ने कहा। तो गो गेट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2+2 मीट है, डिस्कस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान डिस्कस किया, तालिबान 2+2 मीट विद ऑस्ट्रेलिया। उड़ान रूट है, उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, सस्ती हवाई सेवा प्रोवाइड करना, और
हवाई सेवा का भी रीच बढ़ाना, पेनिट्रेशन बढ़ाना, छोटे शहरों वगैरह में भी सर्विसेज देना, उड़ान रूट। मोर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स टू बी डेवलप्ड। अब यहाँ ये राजस्थान में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है। वॉरफेयर होता है ना, तो कई बार जैसे एयरपोर्ट काबुल में हमने देखा लैंडिंग डिफिकल्ट हो रही थी, तो ऐसे कोई इमरजेंसी हमारे पास स्ट्रिप्स हैं जहाँ पे प्लेन लैंड करा पाए, तो इससे हमारी एयरफोर्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो हम अक्सर तैयार करते हैं इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स। जैसे ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर भी अभी कुछ टाइम पहले मिराज को लैंड कराया था। रेलवे बोर्ड ऑर्डर अनाउंसेस क्लोजर ऑफ ग्रीन फ्यूल विंग। 20 साल हो गए हैं और इनकॉन्क्लूसिव वॉर ऑन टेरर। 20 ईयर्स। तालिबान के पास $85 बिलियन यूएस के वेपन्स हैं। सी दिस इज क्रेजी नंबर। स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ मिला है। तो इस वॉर से मिला क्या यूएसए को 20 ईयर्स ऑन। अल कायदा में सीक अ कमबैक इन अफगानिस्तान। सी पेंटागन के चीफ ने भी कहा यूएस प्रिपेयर टू प्रिवेंट रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। श्रीलंका सजेस्ट दिस बिकॉज ऑफ कोविड-19 रिस्क हो रही है। ब्रेग्जिट कुड सिंक नॉर्दर्न आयरलैंड गवर्नमेंट। आरबीआई स्टिल वेरी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई को क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं है, क्रिप्टो करेंसी आरबीआई। रीजन बीइंग इससे मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मिसयूज ज़्यादा होगा, जो गलीबल लोग हैं उनके पैसे डूब सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी अभी भी वैलिडेटेड नहीं है। वर्ल्ड का बहुत फ्यू सेंट्रल बैंक ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फोर्ड का जो एग्जिट है, इससे 40,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट हुआ है। दिस इज ह्यूज एंड वरिज्म। सो दिस इज डीएमआरसी और ये है दिस प्राइम मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया पैरालंपिक कंटिजेंट को। एक्सेलेंट। एथलीट्स ने ऑटोग्राफ वगैरह वहां पे किया। वन फॉर द एल्बम पैरालंपिक टीम। सो दिस इज द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है। सी हाईवे लैंडिंग। ये कौन सी बर्ड है? दिस इज सू 30। सू 30 जो है ना, ये एयर डोमिनेंस में अनपैरेलल है। एयर डोमिनेंस में, और ये बहुत ह्यूज भी है, ह्यूज मशीन है। और फाइटिंग के लिए इसमें बहुत सारे वेपन्स भी हम इक्विप कर सकते हैं। सू 30 और प्लस इसमें ब्रह्मोस लगा दो, तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। हाईवे लैंडिंग। अब आफ्टर फ्यूचर अनसर्टेन फ्यूचर फॉर ऑटो मेकर्स। जैसे फोर्ड अभी जा रहा है ना, डिसीजन बाय फोर्ड कम्स एट अ टाइम व्हेन इंडस्ट्री लीडर्स हैव फ्लैग्ड कंसर्न्स ओवर स्लोइंग कंज्यूमर डिमांड। डिमांड ही नहीं है। रन अवे फ्यूल प्राइसेस, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है। हाई टैक्सेशन इम्पैक्ट है सेक्टर में। तो इससे क्या होगा? प्लस ट्रांजिशन का भी फेज है, इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, वी ऑल नो। तो एम्प्लॉयमेंट का लॉसेस हो रहा है जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज है। दैट इज वाई अभी कुछ ही टाइम पे देखना ये ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बेल आउट पैकेजेस मांगने वाली है। देन दिस क्वार्टर विल बी बेटर देन Q1, आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा। एंड आईआईटी बियॉन्ड टेक 6 रैंक इन टॉप 20 फॉर एमबीए। आईआईटी में भी एमबीए होता है और उधर का एमबीए की भी काफ़ी डिमांड है। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब ये द नेक्स्ट पेज है। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी leopard caught on cam at Asola Sanctuary. First proof of big cat in area. Asola. Even single dose cuts death risk by 96%. This is huge number. Vaccination hesitancy नहीं करनी है. Go get vaccinated. Then this is deal with the new काबुल। काबुल से कैसे डील करें नए तालिबान रिजीम से, अभी भी इस बात पे कंसेंसस नहीं है। एमएसपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेटिंग फॉर चेंज। एमएसपी रिफॉर्म्स। इंडिया एंड जर्मनी। आई एम द अदर इन माई होमलैंड हेल्पिंग मुंबई वेदर चेंजेस। मुंबई का जो इंफ्रा है ना वो बड़ा पुराना हो गया है। कोलकाता का भी जो इंफ्रा है वो बड़ा पुराना हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों हैवी वेट्स रहे, कोलकाता और मुंबई। प्रॉब्लम ये भी है कि अब इंफ्रा पुराना हो रहा है, सिटी स्वेल हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा अब नीड ऑफ द आवर है। क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा। क्योंकि कोलकाता में भी अभी हमने देखा था, यहाँ पे जब साइक्लोन आया, मुंबई में तो बारिश आते ही, मानसून आते ही डूब जाती है मुंबई। इट इज़ टाइम कि हम क्लाइमेट रिजाइलेंट अर्बन प्लानिंग करें। अ विन एट यूनाइटेड नेशन हाई टेबल। जापान ने एक्सटेंड्स वायरस इमरजेंसी अंटिल एंड ऑफ सितंबर। जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है? कुछ ही टाइम पहले इनका दिस प्राइम मिनिस्टरशिप में एलिवेशन हुआ था। अभी विद इन अ ईयर उन्होंने रिजाइन कर दिया है। दिस इज स्मोक डिटेक्टेड इन रशियन मॉड्यूल ऑन आईएसएस। दिस इज कतर एयरवेज। अब कतर एयरवेज कहाँ पर?
एयरपोर्ट काबुल से कतर, और कतर एक बेस बनेगा और दोहा भी यहीं पर है, तालिबान टॉक भी यहीं पे हो रही थी। कतर के साथ एक और एंगल है, अभी आगे देखते हैं अपन। कतर जो है ना, सऊदी और कतर में टेंशन रहता है, कतर पे अभी ब्लॉकेट भी लगा दिए थे, जबकि जो कतर है वो तालिबान, पाकिस्तान, टर्की इनके ज़्यादा क्लोज है। जो अल जजीरा है वो भी यहाँ का है। तो इससे जो सऊदी लेड ब्लॉक है ना, सऊदी लेग ब्लॉक है, गल्फ कॉरपोरेशन वगैरह, वो कतर को इतना फ्रेंडली नहीं है। कतर बट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी है, और यूएसए को अपने एग्जीक्यूट करने के लिए यूएसए कुछ प्रेजेंस अपनी कतर में रखेगा, तो इसीलिए कतर भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यूएस क्या करता है, यूएस भी ये चाहता है कि इस पूरे सेंट्रल एशिया में एक पावर बैलेंस बना रहे, सऊदी बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाए, तो वो कतर को हेल्प करता है। इस टाइप का एक पावर स्ट्रगल यहाँ पे रहता है हमेशा। देन दिस इज ब्राजील और नॉर्थ कोरिया। चंद्रयान 2, 2 साल पहले ये चंद्रयान 2 मिशन आया था, ऑलमोस्ट सक्सेस था, बस हम यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए। दिस हार्ड लैंडिंग हुआ तो जो मशीन्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका ऑर्बिटर था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था, और ऑर्बिटर का डेटा अभी आया है। तो डेटा में यही बताया है कि कुछ कुछ साइंस मिले हैं वाटर मॉलिक्यूल वगैरह के, माइनर एलिमेंट्स के, स्टडिंग द सन। बट जो हम मिस किए थे वो थे सॉफ्ट लैंडिंग, जो चंद्रमा की दिस यहाँ पे सतह पे हमको कराना था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था यहाँ पे, लैंडर विक्रम, रोवर मतलब जैसे कार की तरह रोवर, वहाँ पे रोवर प्रज्ञान था। तो वो रोवर अगर चलता तो वो सैंपल्स कलेक्ट करता, बहुत सारी चीज़ें पता चलती, वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए चंद्रयान 3 आएगा। चंद्रयान 3 में जो पार्ट हमने मिस किया, लैंडर और रोवर, केवल वही होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर तो इस बार भी सक्सेस रहा है। देन अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है, ये ज़रूरी होती है एक्सप्लोरेशन के लिए, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, और ये नेक्स्ट जेन चीज़ें हैं। तो यहाँ जो पैसा लगाते हैं ना, वो वेस्टेज नहीं होता है, वो इन फ्यूचर काफ़ी हाई रिवॉर्ड्स लाने वाला है। देन दिस इज एक्सपोर्ट, दिस इज फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये एक बहुत बड़ा वरी है। बिग टेक कंपनी जैसे गूगल है, गूगल ही अगर बैंक बन जाए, तो इमेजिन गूगल का फ़ोन हर हाथ में है, हर कोई गूगल सर्विस दिस वे और दैट वे यूज़ कर रहा है, चाहे जीमेल हुआ या एनीथिंग। तो अगर गूगल ही फिनटेक में आ जाए, गूगल ही बैंक बन जाए, बैंकिंग ऑपरेशंस फाइनेंस में आ जाए, तो गूगल को आपके बारे में सब पता है, तो वो उस डेटा का यूज़ कर सकता है आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को डिटरमाइन करने के लिए। दिस इज़ टू मच ऑफ पावर एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्कैरी। Why big tech companies foray into fin services is raising concern। 3 बड़े पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। पहला ये है, ये बहुत पावरफुल हो जाएगा और ओपेक भी रहेगा। जैसे गूगल आपको कौन सा वीडियो सजेस्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ें बता रहा है, हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। यूट्यूब में हम खुद तो सर्च करते नहीं है, नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सी हमारी चीज़ फीड में दिख रही है। दिस इज टू मच ऑफ पावर, और इनकी जो अल्गोरिदम है वो ओपेक रहती है। ओपेक ओवर आर्किंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकंड, पोटेंशियल टू बिकम डोमिनेंट प्लेयर्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसके पास डेटा भी है, फाइनेंशियल डेटा भी है, और वो आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस को भी डिक्टेट कर रहा है। दिस इज स्कैरी। थर्ड, बिग टेक आर जनरली एबल टू ओवरकम लिमिट्स टू स्केल इन फाइनेंशियल सर्विसेज। हर के पास एक मोबाइल है, हर के पास वो फिनटेक सर्विसेज है, तो अनप्रेसिडेंटेड बैंकिंग इनका पेनिट्रेशन होगा, जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो कोलैप्स होने लग जाएंगे। 45% ऑफ इंडिया इंक जैसे अभी अप्रेंटिस हायर करने की बात है। अप्रेंटिस मतलब यू आर नॉट वेल ट्रेन्ड, बट आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगा, दैट इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस इसलिए भी अच्छा होता है बिकॉज कॉलेज से जो फ्रेश पास आउट होते हैं उनको बुकिश नॉलेज ज़्यादा होता है। अगर किसी जॉब करते हैं तो वहाँ पे जॉब की जो लर्निंग होती है वो अलग ही होती है, तो जॉब ट्रेनिंग भी होगा, और जो जॉब दिया है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो वो क्या कर रहा है, सस्ते में उसको एम्प्लॉय मिल गया, कम पैसे में अप्रेंटिस से वो अच्छा खासा काम करा सकता है, तो ये विन विन सिचुएशन होती है। तो टॉप सेक्टर हायरिंग अप्रेंटिसेस में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऑटोमोबाइल हो गया। मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशंस हैं दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई में। इससे स्किल गैप रिड्यूस होता है, वर्क फोर्स स्कार्सिटी ड्यू टू पैंडेमिक एड्रेस होती है, और रिक्रूटमेंट ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो इसीलिए अप्रेंटिसशिप को यूजुअली एनकरेज किया जाता है। जब भी आंसर लिखना है ना, एनकरेज दिस थिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट बढ़ गया है। अब सी, यहाँ जैसे हमने जॉब एम्प्लॉयमेंट का बात किया, तो 2017 में एक बड़ा अच्छा सवाल आया था,
account for the failure of the manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive exports rather than capital intensive export. कैपिटल इंटेंसिव जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, इससे नंबर तो आ जाते हैं कि आपने जैसे 1 करोड़ रुपए का निर्यात किया, बट इस 1 करोड़ के एक्सपोर्ट में कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट था, जॉब्स कितनी जनरेट हुई, वो कम होती है कैपिटल इंटेंसिव में। जबकि जो लेबर इंटेंसिव होता है उसमें 1 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ तो उसमें करीब 200 लोगों ने काम किया, तो जॉब भी जनरेट हुआ। जॉब जनरेट हुआ मतलब वेल्थ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई, इनइक्वालिटी कम हुई। तो दैट इज वाई हम टेक्सटाइल को एनकरेज कर रहे हैं। ये लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट होगा, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। बट मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक हम लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर पाए, कैपिटल ज़्यादा रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करें? सजेस्ट मेजर्स फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थीम है इकोनॉमी की आज की डेट में, कि हम लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। बजाय एक कंपनी ही $1 बिलियन, जैसे इंडिया की एफडीआई का क्रिटिसिज्म क्यों किया हमने? बिकॉज रिलायंस जो है ना, रिलायंस ने ही 50% एफडीआई लेके आ गया, तो ओवरऑल नंबर तो बढ़ गए। वो भी क्यों हुआ? जैसे व्हाट्सएप वगैरह इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, नंबर बढ़ गए, बट वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एफडीआई। सेम इज विद एक्सपोर्ट, बढ़ जाता है बट वो अगर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, इनइक्वालिटी बढ़ती है उससे। तो ट्राई टू सजेस्ट सम सॉल्यूशंस, ओके, सम मेजर्स लेबर इंटेंसिव के। और इसमें आप ये टेक्सटाइल का जो पीएलआई है इसको मेंशन जरूर करना, लेबर इंटेंसिव। ऑटोमेकर अनसर्टेन है और ये बिग टेक कंपनी है। सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़पेपर क्विकली मैपिंग। और दिस सीरीज में हम देखते हैं कि जैसे अर्थ है, अर्थ को बोला जाता है जैसे अनियन होता है, ऐसे लेयर्स है। तो सबसे अंदर की जो लेयर है दिस इज कोर, कोर। और फिर इसके बाद है मेंटल, और सबसे टॉप की जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है ना, ये करीब 0 to 100 किलोमीटर रफली रहती है। ये ऊपर ऊपर की एक पतली सी पपड़ी है, एक पतली सी लेयर है, दैट इज क्रस्ट। इसके बाद एक जोन आता है एस्थेनोस्फेयर का, जहाँ सेमी लिक्विड चीजें हैं। तो उस अर्थ क्रस्ट में भी जो टॉप का है दैट इज लिथोस्फेयर, जिसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होती है। देखिए 3 चीज याद रखना है, सबसे अंदर कोर है, इसके बाद मेंटल है, और इसके बाद क्रस्ट है ना? कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये 3 लेयर हो गई। अब क्रस्ट में ही नीचे, इसके जस्ट नीचे एक लेयर है एस्थेनोस्फेयर की, और जो लिथोस्फेयर है इसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होती है। तो लिथोस्फेयर में क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ये बनता है लिथोस्फेयर। ये एस्थेनोस्फेयर होता है जो सेमी लिक्विड बोल सकते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर। मेंटल का कुछ पार्ट है, जैसे ये मेंटल है। कोर का कुछ पार्ट है, आउटर कोर है लिक्विड, इनर कोर है सॉलिड। यहाँ पे आयरन और प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो दिस इज सॉलिड। तो ये तो बेसिक्स हो गए कि ये लेयर्स है, अर्थ की लेयर्स है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फेयर और दिस इज क्रस्ट, ओके। अब इधर बीच बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं, जैसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, जैसे मोहो डिसकंटिन्यूटी है, क्रस्ट और दिस मेंटल में स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये अपर मेंटल है, फिर ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, मेंटल कोर। फिर ये लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, और फिर ये इनर सॉलिड कोर हो जाएगा लेहमन। दिस कोर के भी 2 लेयर्स, दिस इज गुटनबर्ग। ये रैपिटी डिसकंटिन्यूटी है, तो ये नाम भी याद रखना है, रैपिटी, कोनार्ड, मोहो, गुटनबर्ग, लेहमन। 1 2 3 4 5, और ये सारी है इन दोनों के बीच में, इन सब लेयर्स के बीच की डिसकंटिन्यूटी, ओके। इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। अब जो आउटर लेयर आती है, आउटर लेयर में आते हैं सॉइल। सॉइल एक बहुत पतली सी लेयर है, इसमें भी होराइजन्स है, सॉइल धीरे धीरे बनती है, तो इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। तो नीचे चट्टाने होती है, बेडरॉक होता है। आर होराइजन अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल है, चट्टाने हैं वो वेदर्ड नहीं हुई। वेदर्ड ये होती है कि रिवर, वाटर, विंड, एनिमल के इम्पैक्ट से वो टुकड़े टुकड़े होके मिट्टी फॉर्मेशन चालू होगा, तो उसके ऊपर बनेगा सी होराइजन, पार्शली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल है। फिर बी होराइजन आएगा जिसमें थोड़ा थोड़ा क्ले, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिपॉजिट हुआ। ई होराइजन आएगा, एक पतली सी लेयर होती है लीच्ड। फिर ए होराइजन आएगा, मिनरल मैटर और ह्यूमस। और ऊपर की जो एक पतली सी लेयर है उसको ओ होराइजन बोलेंगे। यहाँ पे बेसिकली डिके ऑर्गेनिक मैटर होता है।
तो लेयर्स कौन सी हुई, ऑर्गेनिक लेयर सबसे ऊपर है, दिस इज ओ होराइजन, इसके बाद ए होता है, फिर ई एक स्मॉल ट्रांजिशन लेयर है, फिर बी होराइजन, फिर सी, फिर आर। तो दिस इज सॉइल प्रोफाइल, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। बेडरॉक, पेरेंट, सबसॉइल, टॉप सॉइल एंड ऑर्गेनिक, दिस इज सॉइल प्रोफाइल। तो हमें क्या याद रखना है, लेयर्स ऑफ सॉइल क्या है, बेडरॉक पेरेंट मटेरियल से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो बेडरॉक, पेरेंट मटेरियल, सबसॉइल, टॉप सॉइल और ऑर्गेनिक। आर होराइजन, सी होराइजन, बी, ई, ए और ओ, तो ये तो सबसे ऊपर की सॉइल वाली लेयर हो गई। ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं ये दो लेयर के बीच में डिस्टिंक्ट है, कोनार्ड, मोहो, गुटनबर्ग, लेहमन, रैपिटी, ओके। और ये सब लेयर्स हैं आपकी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ओके। आई शेयर इट इमीडिएटली, इसको एक बार फिर से आप गो थ्रू करिएगा। ये सी सेट है, बड़ा आसान है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एस्ट्रिक लगा है वहाँ ये इक्वेशन पुट कर दीजिए, 2a-3b, यू विल गेट दी आंसर 22। ये भी आसान है, टेबल एक्स है, चेयर वाई है, 2x + 3y 3500, 3x + 2y 4000, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व इट, x 1000। अब कई बार क्या होता है, पूछा गया है टेबल का कॉस्ट और टेबल x था, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, चेयर आ गया 500, यहाँ 500 भी और हम 500 मार्क कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। जो पूछा गया है टेबल, चेयर नहीं टेबल, तो द राइट आंसर इज 1000। ये भी अगेन दो इक्वेशन है, सॉल्व इट, इसका ट्वाइस करके इससे सब्सट्रैक्ट करिए, 8 10 आ जाएगा, b -5 यहाँ पुट करिए, तो द राइट आंसर इज 25। k is 40 meters southwest of L. If m is 40 meters southeast of L, then m is in which direction of k? Answer, direction sense. Afrina walks 8 km towards east, then walks 13 km back. Then she turns left and walks 4 km. Then walks 5 km after turning left. She turns left again and walks 3 km. How far is she from the starting point? डायरेक्शन बस पकड़िए, लेफ्ट राइट देखते जाइए और जो भी फाइनल इक्वेशन जो पॉइंट आ रहा है कहीं ना कहीं पाइथागोरस लगेगा, उसको लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। अ हॉर्स इज फेसिंग नॉर्थ, टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक की डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। तो क्लॉकवाइज हुआ, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज हुआ, फिर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन में हुआ, तो विच डायरेक्शन इज द हॉर्स फेसिंग डाउन? आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट, ये सॉल्यूशंस है। लेयर्स ऑफ सॉइल याद रखना है, डिसकंटिन्यूटी के नाम याद रखना है, और ये याद रखना है लेयर्स ऑफ दिस अर्थ। प्रिपेयर दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी जॉब फोकस्ड एक्सपोर्ट। देन दिस इज न्यू सिविलाइजेशन, और ये ब्रिक्स पे नोट तैयार करना है। ऑल राइट, so this is 10th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.